गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये है हिंदी का पार्ट 7। और ये मेरा जो चैनल है सीधी शिक्षा 8887 पे हम हिंदी पढ़ रहे हैं। आप बाकी लेक्चर्स वहां से पढ़ सकते हैं। तो आज आगे बढ़ने से पहले हल्का सा रिवीजन कर रहे थे कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने भाषा के बारे में जाना। भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है ना, जिससे हम अपने एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। ठीक। और यहाँ पे हमने देखा था कि आचार्य पाणिनि और अष्टाध्यायी की, जो आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी थी और आचार्य पतंजलि की महाभाष्य पुस्तक के बारे में जाना। उसके बाद हमने देखा था हिंदी का विकास क्रम देखा था हमने। संस्कृत, फिर अधिक संस्कृत, फिर हमें मिला लौकिक संस्कृत, पाली भाषा। ठीक है। फिर हमने देखा प्राकृतिक भाषा, फिर अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। अपभ्रंशों में हमने कुल 7 अपभ्रंशों के बारे में पढ़ा, है ना। जैसे शौर सहनी, पैशाची, भ्राचड़ अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी, है ना। तो खस अपभ्रंश। तो ये हमने क्या सब देखे? अपभ्रंश देखे। अपभ्रंश से कुछ हिंदी क्षेत्र की प्रमुख भाषा देखने को मिली। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, ये सब क्या है? कन्नौजी, ये सब जो है हिंदी क्षेत्र की कुछ प्रमुख बोलियां हैं, है ना, जिसमें सामान्य बोलचाल ये देखने को मिला। उसके बाद हमने देखा कि विश्व के आधार पर जो वर्गीकरण, भाषाओं का वर्गीकरण विश्व के आधार पर। तो हमने देखा द्वीपों के अनुसार महाद्वीप, ठीक है, यूरोपीय, अफ्रीका, अफ्रीकी, एशियाई, ऐसा हमने देखा द्वीपों के आधार पर। फिर हमने देखा धर्म के आधार पर। हमने देखा था प्रभाव के आधार पर। भाषा पर प्रभाव के आधार पर देखा। धर्म पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो मुसलमानी, सिख, ईसाई, है ना, प्रभाव देखा हमने। आकृति के आधार पर योगात्मक और अयोग्यात्मक भाषा। योगात्मक जिसमें प्रत्यय प्रसर्ग जुड़ता है ना। अयोग्यात्मक जिसमें कोई प्रसर्ग और प्रसर्ग और प्रत्यय नहीं होता, तो वो अयोग्यात्मक भाषा कहते हैं उसको। ठीक। फिर हमने देखा था काल के आधार पर। ये सब क्या है? भाषाओं का वर्गीकरण देखा था हमने, है ना। और इसमें इंपॉर्टेंट अब देखने को मिलता है, इसमें परिवार के आधार पर भी हमने देखा था। परिवार के आधार पर द्रविड़ परिवार, भारोपी परिवार। तो भारत धन, भारोपी कैसा है? भारत धन यूरोपीय, ठीक है, यूरोप तक विस्तार जो भाषा थी उसमें हमने देखा था। भारोपीय परिवार कहा जाता है, ठीक है, भारोपीय। इसमें हिंदी, जर्मनी, प्राचीन फ्रांसीसी, नेपाली, ये सब भारोपीय परिवार के हिस्सा है। ठीक है। तो पूछता एग्जाम में, हिंदी किस परिवार का हिस्सा है? तो भारोपीय परिवार का हिस्सा है। उसके बाद हमने धर्म का देखा था। धर्म के आधार पर, प्रभाव के आधार पर आकृति सब कंप्लीट किया। उसके बाद देखा था हमने कि जो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? टोटल 22 लैंग्वेज है। जब देश आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 तक कितने थे? 26 जनवरी 1950 तक टोटल 14 भाषाएं थी। फिर इनमें 8 जोड़ा गया। तो शुरुआती हमने देखा कि भाई ये जो सिंधी 21 साल का है, 21 साल का सिंधी, यानी सिंधी को जोड़ा गया 1967 में। और जब 21 साल का था, यानी 21वां संशोधन। ठीक है। 21 साल का सिंधी क्या बोलता है कि जब मैं 71 साल का हो जाऊंगा तो मैं जाऊंगा घूमने मणिपुर, नेपाल, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी, कोंकणी। ठीक है। तो ये जो 21 साल का हो जाऊंगा तो मैं जाऊंगा मणिपुर, नेपाल और कोंकणी। 21 साल का हो जाऊंगा मतलब 21 साल का सिंधी बोलता है 71 साल का जब हो जाऊंगा तो मैं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी घूमने जाऊंगा। यानी ये जो 71 साल क्या बता रहा है? संशोधन बता रहा है। ये संशोधन दर्शा रहा है हमको, ठीक है, संशोधन दर्शा रहा है। अब 92, तो ये सिंधी कहते हैं कंजूस। ठीक। मतलब थोड़ा सा खर्चा वर्चा करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। कंजूस डायरेक्ट नहीं बोल सकते, दिल पे लग जाएगा। तो खर्चा करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। तो 92 संशोधन, 92 संशोधन पे ये क्या किया? अब जाएगा घूमने। तब गया नहीं तो 92 की एज में गया बोडो, असम क्षेत्र, जम्मू कश्मीर साइड, डोगरी, है ना। बोडो, बोडो भाषा कहाँ बोलते हैं? असम में बोलते हैं। बोडो, डोगरी और मैथिली, जो मैथिली भाषा है, और संथाली। ये ये आपको मध्य रीजन में सुनने को मिल जाता है, मैथिली, संथाली, है ना। उसके बाद ये देखा था हमने भाषाओं पे, जो चार, अभी 8 भाषा जो जोड़े यही तो है। हिंदी एक भाषा जुड़ा, यहाँ से 3 हो गए, 3 और 1 4, और ये नीचे के 4, 8 भाषाएं, टोटल 22 भाषाएं।
ठीक है, 8 भाषा आपने पढ़ लिया, हिंदी और संस्कृत को ऑफिशियल दर्जा दिया गया है, तो 10 भाषा यहीं पे हो गए। ठीक है, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी तो बहुत प्रसिद्ध है, तो पंजाबी एक भाषा हो गया। एक दो गुजराती और सिंधी और गुजराती भाई भाई, गुजराती। तो आप ऐसे याद करिए, दो, 8 यहाँ पे अपने याद कर लिए, दो हो गए 10, दो 12, अब कितने बचे? 12 यानी, है ना? तो 22 में से 12 गया तो 10 और बचे हैं आपके भाषा। ठीक, उर्दू एक भाषा ले लो, उर्दू। फिर नीचे से तमिल, तेलुगु कर मलयालम, ये जो लैंग्वेज है वहां से ले लो 4। ठीक, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, कन्नड़, सब ये जो भाषाएं हैं सबको क्या कर सकते हो आप, याद कर सकते हो। ठीक है, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, बांग्ला, बंगाल। ठीक है, ममता अपनी जो बंगाल इलाका है, रसगुल्ला वाला इलाका, तो वो भी क्या है, आता है। मराठी ले लो, महाराष्ट्र तो बहुत फेमस है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। ठीक, उसके बाद हमने देखा था राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है। क्या देखा था? राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? ठीक है, राष्ट्रभाषा यानी पूरे राष्ट्र के द्वारा जनता, जो पूरी राष्ट्र की जनता जो बोलती है, तो एक भाषा, उसको क्या बोलते हैं हम, राष्ट्रभाषा। तो हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि भारत क्षेत्र के हर क्षेत्र पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भारत क्षेत्र के हर क्षेत्र पे क्या है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो भारत के लिए बहुत कठिन था कि भाषाओं के आधार पर इसका वर्गीकरण करना, है ना? तो अब जो राष्ट्रभाषा है किसी देश की उस भाषा है जिसमें उस देश की जनता का भावनात्मक जुड़ाव हो, है ना, जिसका प्रयोग पूरे देशवासी, वहाँ के सारे सामाजिक सांस्कृतिक कार्य में सब जगह यूज होता हो, पूरे देश में यूज होने वाला भाषा को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा। अब हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि आप देखो, अब साउथ चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, केरल चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, ठीक है, तो अलग आंध्र प्रदेश चले जाओ, तो आप अलग अलग जाओगे तो आपको अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा सुनने को मिलेगा। तो पूरे देश को एक भाषा से जोड़ना बहुत मुश्किल था, पूरे देश को एक भाषा से जोड़ना बहुत मुश्किल था, इसलिए हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है ना? अब इसका सबसे एग्जाम्पल अच्छा हमने लिया था मंदारिन। ये कहाँ की भाषा है, पूछता है, चीन की है। और जो चीन की मंदारिन भाषा इसलिए है, ये भाषा जो है पूरे चीन में बोली जाती है, हर क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में, सब जगह यूज होता है। यहाँ का हर बच्चा बच्चा बोलता है, हर जगह यूज होता है चीन में। ठीक है, मंदारिन। और इसको क्या है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। और जो मंदारिन है वो राजभाषा भी है और राजभाषा राष्ट्रभाषा भी है। ठीक है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। अब जो संवैधानिक से क्या समझ में आ रहा है कि इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, तो राष्ट्रभाषा को कोई संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, नहीं हुआ हमारे देश में, कुछ नहीं है। राजभाषा से यानी सरकारी कामकाज, आप कैसे बोलते हैं, राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा कह सकते हो इसे आप, राजकाज की, राजकाज की भाषा। ठीक है, अर्थात जिस भाषा का प्रयोग देश के राजकाज के लिए प्रयुक्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, राजभाषा। अब यहाँ पे आप, जैसे हमारा जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ की राजभाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, सरकारी कार्यालयों में आप देखोगे, व्यापम को नोटिफिकेशन, एग्जाम को नोटिफिकेशन, सारा किस में आता है, हिंदी में आता है, छत्तीसगढ़ी में नहीं आता, किस में आता है, हिंदी में आता है। तो हमने हिंदी को अपनी राजभाषा माना, किसने माना है, छत्तीसगढ़ ने। तो उसी प्रकार मध्य प्रदेश भी माना होगा, कि मध्य प्रदेश से हम अलग हुए हैं, तो मध्य प्रदेश की राजकाज भाषा क्या थी, हिंदी है। ठीक है, तो राजकाज की भाषा, राज के कार्यों में यूज होने वाली, मतलब जो भी कार्यालय ले लो, प्रशासनिक कार्यालय, तो ये सब कहाँ यूज होता है, हिंदी का जो हम राजभाषा। अब ये हो गया अंतर, हमने ये सब देखा था। आप पूरा डिटेल मेरे लेक्चर में पढ़ सकते हैं, मैंने सारा पढ़ाया है ना। इसमें राज की कार्य किए जाते हैं, उसी को हम राजभाषा कहते हैं। अब कौन सी राजभाषा, जो हिंदी, हिंदी तो है राजभाषा, ऐसी हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी हो, हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी, इसी को ही हम क्या मानेंगे, राजभाषा। कौन सी लिपि, देवनागरी, देवनागरी लिपि। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। और पूरे भारत संघ की राजभाषा क्या है, अभी हिंदी है। अब कोई राज्य अलग अलग, जैसे मैंने बताया, हर राज्य में अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं। तो तमिल वालों की राजभाषा यहाँ पे क्या है, तमिल है।
तमिल में वो लोग अपना लोकल प्रशासनिक कार्यालय जहाँ पर भी तमिल इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इससे ये समझ में आता है कि जो भी राज्य हैं वो अपना लोकल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं राजभाषा के लिए, ठीक है? वो बाध्य नहीं है अपना लोकल, क्योंकि वहाँ के लोगों को वही भाषा समझ में आती है और उनके लिए आसान है ना? तमिल साइड देखोगे कि आपने हिंदी का नोटिफ़िकेशन, एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन नहीं, तमिल में देखोगे, कन्नड़ साइड कन्नड़ में, तो उन राज्यों के। तो जो आधिकारिक भाषा है, जिनको ऑफ़िशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, सिर्फ़ वही क्या करती हैं, अपने राजभाषा का उपयोग करती हैं अपने राज्य में, मतलब अपने राज्य में, ठीक है? राज्य के काम-काज में राज्य भाषा का उपयोग करती है। परंतु जब ये केंद्र से संपर्क करेंगे तो इन्हें ध्यान रखना होगा, या तो ये हिंदी में केंद्र से संपर्क करेंगे, इंग्लिश में जो भी, ठीक है? इन दोनों जो भी इनके बीच में जो भी होगा कम्युनिकेशन का एक बोलिए हिंदी इंग्लिश, ठीक है? वहाँ की राजभाषा केंद्र को नहीं मा केंद्र राजभाषा में अगर कोई पत्र लिखता है, जैसे कर्नाटक वाले के लेटर भेजे केंद्र को, ठीक? वो अपनी लोकल लैंग्वेज भेजे, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, वो हिंदी या इंग्लिश को ही एक्सेप्ट करती है, ठीक है? तो अब जो राजभाषा हिंदी संघ की राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए किसको, पूरे संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। कौन सी हिंदी? देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी, देवनागरी लिपि जो जिसमें लिखी जाती है, ठीक है? तो अब इसका प्रयोग विस्तार करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक आयोग गठन किया गया कि कैसे हिंदी को और बढ़ाया जा सकता है, हिंदी को कहाँ-कहाँ यूज़ करना चाहिए, इंग्लिश पे लिमिटेशंस लगाने के लिए, है ना? निर्बंधन लगाने के लिए एक गठन का आयोग किया गया, बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर जी जो थे, अध्यक्ष थे। किनकी ये इनकी अधीनता में जब हुआ, ये जो प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी अधीनता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अधीनता में एक कमेटी बनाया गया और वो कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। कमेटी का नाम क्या था? ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ठीक है? राजभाषा आयोग समिति, ठीक है? तो ये जो समिति के हेड थे बीजी खेर जी थे। तो इन्होंने कुछ रिपोर्ट अपने सबमिट किए, है ना? अपने इससे रिलेटेड सारा रिपोर्ट सबमिट किया और इसमें आप देख सकते हैं कि जो कुछ ऐसे क्षेत्र जो भाषाई दृष्टि से देश का वर्गीकरण भी हुआ था, भाषाई दृष्टि से, यानी कुछ ऐसे राज्य जो क वर्ग में आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ख वर्ग में आते हैं और ग वर्ग में आते हैं। यानी क क्षेत्र के ऐसे राज्य थे जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा माना। ख ऐसे क्षेत्र थे जिनकी लिखी लिपि देवनागरी और हिंदी से मिलती-जुलती है, वो ख वर्ग में आते हैं। जैसे पंजाबी वाले ख वर्ग में आते हैं, हम छत्तीसगढ़ी वाले क वर्ग में आते हैं। मध्य प्रदेश, ठीक? और हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसमें आते हैं? क वर्ग में आते हैं। ख वर्ग में गुजरात, गुजराती आपने न्यूज़ चैनल गुजरात वहाँ पे देखा होगा, नोटिफ़िकेशन जो भी गुजरात में लिखा हो, पंजाब जाते तो पंजाबी में लिखे रहता है ना? जो महाराष्ट्र जाओगे तो मराठी में भी आपको देखने को मिलता है, चंडीगढ़, दमन दीव, और बाकी जो शेष बचे हैं वो ग वर्ग में आते हैं, ठीक? तो अब संविधान से हिंदी को दर्जा कैसे प्राप्त हो? हम संविधान को मानते हैं, तो 343 3 के अंतर्गत यह सुनिश्चित करता है कि संघ की राज्यभाषा हिंदी होगी, है ना? तो ये 343 एक हमें जो ये पता चलता है, ठीक है? जो राजभाषा की शब्दावली सीमित है और राष्ट्रभाषा की शब्दावली असीमित है। तो ये सब हम पढ़े थे पूरे लेक्चर पे, अब तक ये चलता आया है, ठीक है? अब जो 343 यह बताता है कि संघ की राजभाषा ये होगी। अब देवनागरी लिपि के बारे में बात किया है। जो बीजी खेर, ये एक बनाया गया था जो 7 जून 7 जून 1955 को ये कमिटी गठन किया गया था, ठीक है? बीजी खेर वाली। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में सारा देखा है। तो आर्टिकल 343 से लेके 351 तक सब भाषा के बारे में, कहाँ पे कि संघ की राजभाषा क्या होगी, राष्ट्र की राजभाषा क्या होगी, ठीक है? न्यायालय राज्य की राजभाषाएँ क्या होगी, तो हर चीज़ बताया गया है। 351 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। जो संघ का कर्तव्य होगा, है ना? जो 351 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, जो हिंदी भाषा
के विकास के लिए कुछ निर्देश, विकास के लिए निर्देश आर्टिकल 351 में देखने को मिलता है। इसमें यह बताया गया कि संघ का कर्तव्य है कि हिंदी का प्रसार बढ़ाया जाए, कि विकास के बारे में सोचा जाए, समाज संस्कृति सब जगह किसका यूज हो, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए तो आर्टिकल 351 की बात की गई है। ठीक है, तो ये सब हमने देखा आर्टिकल्स, राजभाषा, राष्ट्रभाषा अब तक कंप्लीट किया। उसके बाद हमने देखा कि अब जो ध्वनि का जो बेसिक्स देखा था हमने, ध्वनि किसको बोलते हैं, जो मौखिक भाषा को ध्वनि बोलते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने। लिखित भाषा यानी ध्वनियों को दिया गया चिन्ह, जब ध्वनि को किसी चिन्ह से, ध्वनि यानी साउंड, जब मेरे मुंह से कोई साउंड निकलता है तो वो मौखिक के तौर पे है। जब मैं उसको एक आइडेंटिटी दे रहा हूँ, चिन्ह दे रहा हूँ, तो वो ध्वनि चिन्ह कहलाती है। तो यही क्या है, एक लिखित भाषा बोलते हैं हम इसको। ये दोनों के बीच का अंतर है ना। और क्या पढ़ा था, मौखिक भाषा हो गया, लिखित भाषा, सबके बारे में हमने रिवीजन कर लिया। एक एग्जाम में जो सीक्वेंस, आप ध्यान रखिएगा कि सीक्वेंस किसी भी तरह से पूछ सकता है। अब देखेंगे, हाँ हमने पढ़ा था वर्ण और वर्णमाला ना। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। ठीक, वर्ण किसे कहते हैं, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब जो ये है मूल वर्ण यानी मूल व्यंजन है ये। आ आ के और खंड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो ये सब क्या है, वर्ण। ठीक है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, यह भाषा सबसे छोटी इकाई होती है। आ, आ, ई, ठीक है, ये सब क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब राम शब्द एक है, राम में कुल 4 ध्वनि है ना। तो राम कैसे मिलके बनता है, जो र है एक व्यंजन है, इसका जो मूल व्यंजन क्या होगा, इसमें हलंत लगता है। फिर कोई भी व्यंजन, अगर व्यंजन को जब हम इसको अलग करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, ठीक है, वर्ण विच्छेद कहा जाता है, तो इसको हल चिन्ह धन अ, यानी हर व्यंजन के पीछे हमें क्या सुनने को मिलता है, स्वर। पर कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं, ये 2 व्यंजनों से मिलके बनता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे हम देखेंगे रिवाइज करते करते। ठीक है, इसमें आप सोचिए, ये र में आ, ठीक, र में आ की मात्रा, और हर व्यंजन में हमें स्वर का देखने को मिलता है। ठीक है, र में आ की मात्रा, माँ एक व्यंजन है, इसका मूल व्यंजन ये हलंत लगा के, और आ। ठीक है, ये क्या है, अभी हमने देखा कि इसका विच्छेद करके देखा कि कौन सी ध्वनि है और किसी खंड किए जा रहे हैं ना। अब इसके और खंड किए जा सकते क्या, नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है? तो ऐसे इन शब्दों को क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। अब बिना ध्वनि के कोई शब्द नहीं है, बिना ध्वनि के कोई शब्द नहीं है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला, वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, इसको धन वैसे लिख लो। अब हम लोग फूल देखते हैं ऐसे सीक्वेंस में रहता है फूल, फिर एक नॉट, है ना। तो जब फूल बिखरा हुआ रहता है, ये फूल है समझो, बिखरा हुआ रहता है, इसको क्या करें हम लोग, व्यवस्थित तरीके से जमा रहे हैं और एक माला का नाम दे रहे हैं, है ना। तो जब यानी वर्ण में क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह या सूचीबद्ध समूह को, जो भी है ना वर्ण है, उनको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह बोल सकते हैं। ठीक, अब व्यवस्थित समूह से क्या तात्पर्य है कि अब जो कुल कितने वर्ण है, कुल है टोटल 52, 52 वर्ण। कितने हैं, 52 वर्ण। 52 वर्ण में से सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्विगुण, द्विगुण से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसकी संख्या 2। फिर हमने एक और 2 वाली संख्या देखा था जिसे कहते हैं अयोगवाह, अयोगवाह, इसकी संख्या 2। फिर धीरे से हम आते हैं अंतस्तः, अंतस्तः की संख्या 4, या रा ला वा, जो या रा ला वा, है ना। अयोगवाह में आते हैं और आहा, जो तो लिख सकते हैं अपन ऐसे, है ना, अम का बिंदु कौमा आग बिंदु, है ना। तो अम आहा वाले कौन से अयुग्म में आते हैं, स्वर कितने होते हैं, कुल 11 स्वर। ठीक,
11 स्वर। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? आ। और स्वर किसे कहा जाता है? स्वर उन्हें कहा जाता है जिनके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लगती, है ना। जब मैं इसको उच्चारण कर रहा हूँ, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लगती, तो हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। बिना किसी वर्ण के सहायता के बिना उच्चारण जिसका जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है अब यहाँ पर? आ, बड़ी की मात्रा, री वाली ऊ, ठीक है। री, ठीक है। तो ये सब क्या है? और वो, ये सब क्या है? वर्ण है ना। ये स्वर है, सॉरी स्वर है। कुल 11 स्वर है। अब इसमें से जो स्वर है, हम स्वर को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, स्वर को हम दो भागों में। अब जब किसी का हमें भेद करना होता है, इसके आधार पर, मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों को हम भेद करेंगे, है ना। क्या करें? आप स्वरों का भेद, स्वर के भेद करते हैं ना, इनको तोड़ते हैं, मतलब इनके खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं, सब समझिए। स्वर के भेद पढ़ रहे हैं। अब स्वर के भेद दो देखे जाते हैं, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, ठीक। अब दूसरा होता है दीर्घ स्वर। क्या? ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, और इनको मूल स्वर के भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मूल स्वर। अब ह्रस्व स्वर और लघु स्वर का अभी जो मैं भेद कर रहा हूं, पहला तो मैं कर रहा हूं मात्रा के आधार पर। क्या आधार पर? जो मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों का भेद कर रहा हूं। जब मैं मात्रा के आधार पर स्वरों का भेद कर रहा हूं, यानी इससे यह सुनिश्चित होता है कि इसमें एक मात्रा का समय लग रहा है, इसमें दो मात्रा का समय लग रहा है। और जो मात्रा की बात कर रहा हूँ, समय जो लग रहा है, यानी उच्चारण में समय लग रहा है, ठीक है। जब मैं किसी चीज को खींच के बोल रहा हूँ, थोड़ा सा समय ज्यादा ले रहा हूँ, तो वो दो मात्रा, तीन मात्रा के अंतर्गत आती है। इसको मैं डायरेक्ट, अब जैसे एक शब्द है आ, इसमें कुछ समय लगा क्या? ई, कुछ समय लगा। ई में कुछ समय लगा? नहीं लगा। ऊ, तो मात्रा का समय नहीं लग रहा है, यानी उच्चारण में कोई समय नहीं लग रहा है, ठीक है। री, अब यहाँ पे देख लो, द्विमात्रा वाले समय, आ, यानी आ बोल रहा हूँ, उसके आगे एक मात्रा जा रहा है, यानी समय लग रहा है। ई, यानी ई बोल रहा हूँ और जो समय लग रहा है मात्रा बोलने में, है ना, तो ये द्विमात्रा के अंतर्गत आते हैं। ए, ठीक है, औ और औ। अब जो, अब इसमें देखते हैं, हमने देखा स्वर के भेद, जो, ठीक है, दीर्घ स्वर, ये क्या था? स्वर का भेद किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर, है ना। अब स्वर का जो नेक्स्ट है, मात्रा के आधार पर हमने देखा, उसके बाद देखा हमने, अब देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर कि उत्पत्ति कैसे हो रही है ना। व्युत्पत्ति बोल लो, उत्पत्ति बोल लो। उत्पत्ति के आधार पर पहला तो मूल स्वर, है ना। अब मूल स्वर बोल लो, दूसरा बोल लो संधि स्वर। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं? किसका बात कर रहा हूं मैं? स्वर का उत्पत्ति, किसका? स्वर का उत्पत्ति के आधार पर। अब ये सब क्या है? भेद है। मूल स्वर हम पढ़ चुके हैं, जिसको लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये जो मूल स्वर है, इनकी उत्पत्ति होती है दूसरे स्वरों के मेल से नहीं होती, है ना। इनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से नहीं होती। ये आ, ई, उ,
ये जो री, आ, उ, ई, उ और री है, ये मूल स्वर है, ठीक है। इनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से नहीं होती, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मूल स्वर। और जो संधि स्वर देखते हैं आप, संधि स्वर में क्या है, जिसके दो भाग है, संधि स्वर के फिर दो भाग है। पहला तो संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। यहाँ भी आपको दीर्घ स्वर देखने को मिलता है संधि स्वर में। तो कभी पूछ देता है मात्रा के आधार पर कितने भेद है, तो आप याद रखिएगा दो। उत्पत्ति के आधार पर भी दो हैं, एक तो मूल स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर, यानी एक दूसरा संधि स्वर। अब संधि स्वर के अंदर दो भेद आते हैं, संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर। जो संयुक्त यानी ये ऐसे ऐसे स्वर होते हैं जो दूसरे स्वरों के मेल से बनते हैं, दूसरे स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे आ और ई मिलकर बनाते हैं ए, यानी ए जब बन रहा है और आ धन ई से मिलके ए बन रहा है ना। अब जो आ और आ का सीरीज एक लिखो, उसके बाद आ और ए मिलके बनाते हैं ए, ठीक है। हमने आ और ई देखा जिससे बना ए, फिर इसी ए को यूज करके जब आ के साथ मिलाते हैं, आ की मात्रा के साथ मिलाते तो बनता है ए, ठीक। अब आ का उत्पत्ति ऊ के साथ देखते हैं ना। हमने इन दोनों को मिलाया, दो मूल स्वर को मिलाया, तो एक संयुक्त स्वर ए देखने को मिला, है ना। ठीक। जब का उच्चारण ऊ के साथ लिखते हैं, जो आ स्वर को ऊ के साथ लिखते हैं, तो हमें मिलता है आओ, है ना। और आ धन ओ को लिखते हैं तो मिलता है हमें आओ। तो ये संयुक्त स्वर है। अब जो दीर्घ स्वर है वो क्या है, तीन स्वर से मिलके बनते हैं ना, उसी वर्ण के मेल से बनते हैं, उसी वर्ण के मेल से बनते हैं ना। तो ये आवर्ण, आवर्ण मिलके क्या बनाया, आ बनाया। ऊ और ऊ मिलके क्या बनाएगा, ऊ बनाएगा। ऊ बनाएगा, है ना। उसके बाद ई और ई मिलके क्या बनाएगा, ई बनाएगा। तो ये सेम वर्ण से मिलके बन रहे हैं, है ना। और ये दूसरे वर्णों के मेल से बनता है संयुक्त स्वर, ठीक। हमने ये सब पूरा पढ़ चुका है लास्ट लेक्चर में। अयोगवाह, वैसे अयोगवाह क्या है यहाँ पर इसको कर लेते हैं इसको। अयोगवाह से क्या तात्पर्य है, अयोगवाह, ये ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है ना। ये कैसे हैं, अम वाले, अहा वाले। ये तो व्यंजन में आते हैं ना ही स्वर में आते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, अयोगवाह। ठीक। अब एक और देखने को मिलता है अनुनासिक। अनुनासिक जो है, यदि स्वरों का उच्चारण नाक से किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ग, ठीक है। यदि स्वरों, अनुनासिक के बारे में हम देख लेते हैं। अनुनासिक, यदि स्वरों का उच्चारण, ठीक है, मुख और नाक से किया जाए तो इसे क्या कहते हैं, नासिक। ये चंद्र बिंदु वाले, चांद, ठीक है, पूछ, हंसना, ये सब किस में आते हैं, नासिक में आते हैं। यहाँ तक हमने देखा ये सब। अब इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं कुल व्यंजन के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे, व्यंजन। व्यंजन हमने देखा था, इसकी परिभाषा क्या होती है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता होती है। अब ऐसे वर्ण की बात कर, अभी तक तो हम ऐसे वर्ण की बात कर रहे थे, 11 स्वर की बात कर रहे थे, उसमें ऐसे वर्ण आते हैं, उसके दो भेद दिखे, है ना। मूल स्वर, मूल स्वर को लघु स्वर, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर। फिर उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे, हम देख रहे हैं एक मात्रा, दो मात्रा, उत्पत्ति के आधार पर मूल और संधि स्वर। संधि स्वर में फिर देखा हमने दो। फिर अयोगवा है। अब व्यंजन की बात करें, अब ये ऐसे वर्ण है जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता होती है, ठीक है।
ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वरों का सहायता है। पहले तो स्वर जो थे ये स्वतंत्र थे, इन्हें उनका उच्चारण के लिए किसी वर्ण की सहायता नहीं जरूरत होती, बट व्यंजन ऐसे हैं इनके उच्चारण के लिए वर्णों की सहायता लगती है। अब व्यंजन में जो मूल व्यंजन, अब व्यंजन देख लेते हैं। जो व्यंजन है उनकी संख्या 33 मानी गई है, ठीक है। 33, तो ये कैसे है? क, ख, ग, फ, ड़, च, छ, ज, झ, या, है ना। क, च, ट, ट वाला वर्ग देखते हैं। ट, ठ, ख, ख, ग, घ, या, ठीक है। ट, ठ, 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 ठीक है। क, च, ट, त, अब त वर्ग, त वर्ग, ठीक है। त, थ, द, ध, न, प वर्ग, प, 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 ह, म। तो ये जो क्या है, 5 वर्ग, क, च, ट, त, प, ठीक। अब ये देखो, ये व्यंजन है, इनको हम कहते हैं व्यंजन, ठीक है। ये सब क्या है? व्यंजन। तो ये कितने हो गए? 25, ठीक। अब जो बाकी है, मैंने बताया था अंतस्तः, य, र, ल, व, यह है अंतस्तः व्यंजन। अब एक और आता है ऊष्म व्यंजन, श, स और ह। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे अपन। अंतस्तः यर अलावा जो है, और ऊष्म का हम समझेंगे उसको क्यों ऊष्म कहा जाता है और क्यों। पहले हम देख लेते हैं कि जो मूल व्यंजन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो व्यंजन है, ये तो एक व्यंजन है, लेकिन इसका जो मूल है वो क्या लिखाएगा? क में हलंत। यानी जब मूल व्यंजन जब व्यंजन है, उनका उच्चारण के लिए हमेशा हमें किसका जरूरत पड़ता है? स्वर का। जब हम क को विच्छेद करेंगे तो क धन आ ही, ये क्या है? मूल व्यंजन। लिख लो, मूल व्यंजन। जब मूल व्यंजन के साथ स्वर का यूज होता है, मूल व्यंजन के साथ स्वर का उपयोग करते हैं, तो यह क्या बनता है? का। का को मैं जब उच्चारण करने के लिए मेरे को किसकी सहायता जरूरत पड़ रही है? एक स्वर की। किसकी जरूरत पड़ रही है? स्वर की सहायता लग रही है ना। यही क्या है? मूल व्यंजन, ठीक है। और कुछ नहीं, बस यही है। बाकी सब व्यंजन में भी आप ऐसे ही। अब त का देख लो। त को जब विच्छेद करोगे तो त में हलंत लगा, ये मूल है। स्वर लगा रहा हूं, तब जाके त का एक ध्वनि और एक जो साउंड निकला है, ठीक है। तो जो वर्ण को लिखने का एक निश्चित वो है। अब जो हल चिन्ह क्या, अब इसमें हल चिन्ह क्या बताता है? जिसमें क में हलंत चिन्ह है, क्या बता रहा है? ये क्या है? स्वर रहित है, ठीक है। स्वर रहित है, ये सब हमने देखा। और अब क्या देख सकते हैं, ठीक। अब ये जो इसके हटाते हैं, यहीं पे अपन अपन लिखेंगे अभी एक बार सारे। अब ये जो क वर्ग है, कौन सा वर्ग? क वर्ग। क, ख, ग, श, छ, 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 या, ठीक है। क, च, ट, ट वर्ग। ट, ठ, 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 यही लिखाएगा अपना, ठीक। क, च, ट, त, प, 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 प वर्ग लिखते हैं। क, च, ट, त, मैं गलत लिख दिया। प वर्ग बोल के प लिख रहा हूँ। प वर्ग। त, थ, 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 न, प,
फ, फ, भ, म, है ना। अब इनका उच्चारण स्थल देखिए कहाँ से, ये वर्ण, इसका वर्ण नाम क्या है, उच्चारण स्थान क्या है। जब मैं क की बात कर रहा हूं तो ये जो वर्ग है, क, ख, ग, घ, ङ, ये कहाँ से उच्चारण हो रहा है। अ, जो उच्चारण कहाँ, क बोल के देखो, क कंठ से, कहाँ से उच्चारण हो रहा है, कंठ। इसका वर्ण नाम क्या है, कंठ है, कंठ। तो वर्ण नाम क्या है, कंठ, ये यार, ठीक है। उसी तरह ये क्या है, तालु से, च, छ, ज, झ, य, ठीक है। तालव्य का वर्ण नाम क्या है, तालव्य। यहाँ पे आप लिख लो वर्ण का नाम, ठीक, वर्ण नाम, कंठ, तालव्य। जो ट वर्ग है वो कहाँ से, मूर्धा, एक मूर्धा, इसका मूर्धन्य, वर्ण नाम क्या है, मूर्धन्य। इसी तरह ये क्या है, दांत, अ, थ, आप देख सकते हैं दांत का उपयोग हो रहा है इसमें, दांत में जाके टकरा रहा है ना। अ वर्ग क्या है, दंत भी बोल सकते हैं इसको, दंत्य बोलो, एक। ये क्या है, प वर्ग, ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ्य बोल सकते हैं इसको। हर जगह थोड़ा सा दिक्कत, हाँ लिख लेते हैं, क्या, ओष्ठ, है ना। तो ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, क च ट त प, है ना, ऐसे वो याद किया जाता है, ट्रिक ना। अब अंतस्तः वर्ग हमने देखा था, अंतस्तः इसको बोलते हैं हम, य र ल व को, य र ल व को अंतस्तः बोलते हैं ना। तो य र ल व है, इनका उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और होठों का परस्पर सटाना होता है। यह, आप देखो, जीभ, तालु, दांत, होठों का परस्पर सटाना होता है, य र ल व, इन्हीं को हम बोलते हैं अंतस्तः व्यंजन, ठीक है। इन्हें ही हम अर्धस्वर भी कहा जाता है, इन्हें क्या जाता है, अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। अब जो ऊष्म या ऊष्म व्यंजन है, जिसमें जिसको उच्चारण करते समय गर्म हवा, वायु मुख से गर्म हवा निकलती है, तो हम घर्षण होता है बोलते हैं, तो ये इसी को बोलो अंतस्थ ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से है, श, स, बोल के श, स, ह, है ना। तो इसको घर, श, स, स और, है ना, हाँ, ठीक है। ये सब क्या है, ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है, ठीक है। द्विगुण कौन से हैं, द्विगुण होते हैं ड और ड़ और ण, इसमें चंद्र नीचे बिंदु लग, मिट क्यों नहीं रहा है, ऊष्म व्यंजन, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन, ए सॉरी, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन, ठीक है, ये दोनों। इसे इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। अब इसको देखिएगा। अब जो व्यंजन में एक चीज और देखने को मिलता है, संयुक्त व्यंजन, क्या, संयुक्त व्यंजन। जो छ है,
अब जो व्यंजन, हमें पढ़ा था कि व्यंजन को उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता होती है, परंतु व्यंजनों के जो माला है, उस जो व्यंजन है उनमें से एक ऐसा भी समूह आता है, एक ऐसे भी समूह उपस्थित है जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता नहीं होती, परंतु ये दो व्यंजनों के मेल से बनता है क्या? तो ये है जो छ है, क और श से मिलके बनता है श। ठीक। जो त्र है, ये मिलके है त, और धन र। ठीक है। जो ये व्यंजन है ज, और यहाँ से मिलके बनता है ये। इतना हैंग हो रहा है। ठीक। और उसी तरह श, श्र किससे मिलके बनता है? श, र। ठीक। इनका उच्चारण कैसे दो व्यंजनों के मेल से बन रहा है, तो ये सब हमने देखा अब तक। ठीक है। अब थोड़ा सा घोष और अघोष के बारे में पढ़ लेते हैं। घोष, घोष, इसको हम सघोष बोलते हैं। इसका एक छोटा सा ट्रिक है। अघोष, पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर कभी कभी क्या होता है, इतने सारे हम लोग बेसिक्स पढ़ते हैं कि कौन सा किस में आता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो घोष उसको कहा जाता है जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। ठीक है, तंत्रियों में जब कंपन होगा तो उसको घोष कहा जाता है। यानी इसमें क्या हो रहा है, स्वर तंत्रियों में क्या होंगे, कंपन होंगे घोष में, और इसमें नहीं होंगे, है ना, स्वर तंत्रियों में कंपन में कंपन नहीं होंगे। ये अघोष की नहीं होंगे ना, होंगे बोलिए क्या? अब देखिए इधर जो है, घोष में हम किसको, जो घोष में हम लेते हैं उनमें, उसमें किसको लेते हैं हम? ठीक है। पहली बात तो घोष में आते हैं सभी स्वर, सभी स्वर घोष की, जब भी हम स्वर को उच्चारण करेंगे तो ये क्या है, तंत्रियों में कंपन होंगे। आ, ई, उ। ठीक है, ये हमने को सुनने को मिलता है। अब इसको प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक, किसके बात कर रहा हूं, जो व्यंजन के वर्ग है ना, प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के थर्ड, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। अब कौन से वर्ग की बात कर रहा है ये? प्रत्येक वर्ग की, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प, ये पहला स्थान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, है ना, पंचम। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये तो क्या बोल रहा है, घोष कैसे है, प्रत्येक वर्ग की तृतीय, चतुर्थ और पंचम, यानी थर्ड, चतुर्थ और पंचम, चतुर्थ और पंचम, यानी ये जो है घोष में आएंगे। ठीक है, ये सब किस में आएंगे, घोष। ठीक है, सारे स्वर और घोष में। ठीक उसी तरह घोष में कौन कौन से आएंगे, और अंतस्थ वाले ये आएंगे घोष में,
और ऊष्म का ह आएगा। घोष का तंत्रियों में कंपन होता है, ठीक है, जब इसका उच्चारण करते हैं। तो जो अघोष है उसमें आएंगे ये पहले दो, ये ये वाला लाइन नीचे तक, ये क्या हो जाएगा अघोष, ये हो जाएगा घोष। उसके साथ साथ इसमें ऊष्म व्यंजन को देखने को मिलता है अघोष में, च स ह वाले। ठीक है। अब इसको सबसे बेस्ट तरीका मेरा मेरा मानना ये है कि इसको तरीका याद करने का, पहले तो आप इनको पूरा जो क ख ग वाला सीरीज से आप याद रखेंगे, तो इसको सिंपल ट्रिक मेरे तरफ से तो ये है घोष, सघोष, है ना, सघोष। और यहाँ पे लिख लो अघोष। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको इसको हम अच्छे से एक बार नीट से लिख देता हूँ ताकि आपको मैं यहाँ से बता दूंगा। ठीक है। अंतस्तः, जो अंतस्तः व्यंजन कौन से हैं? या, र, ता, और ऊष्म कौन से हैं? श, श, त, ये सब क्या है? अंतस्तः। अब इसको सबसे बेस्ट याद रखेगा, ये क वर्ग च वर्ग ट व त प ना, तो अब इसको मेरे ट्रिक के हिसाब से मैं इसको, और साथ ही में अल्प प्राण और महाप्राण भी इसी में आ जाएगा। ठीक है। तो अघोष से चालू करिएगा, यहाँ से अपने राइट हैंड साइड से पहला नंबर देना, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। बचे कितने? 3 4 5, यहाँ लिख लो 3 4 5। अब चालू करोगे अघोष से। ठीक है। अब जिससे चालू करोगे उसमें स्टार्ट, उसमें याद रखना उष्म यानी गर्म, यानी पहले और दूसरे तेजी से भागे तो बहुत गर्म हुए, तो उसमें उष्म वाले आ जाएंगे, उष्म व्यंजन आ जाएगा। आप यहाँ पे लिखिए बस उष्म व्यंजन। जब इसमें उष्म आ रहा है तो इसमें क्या आएगा? अंतस्था वाले आएंगे। क्या आएंगे? अंतस्था व्यंजन वाले सेक्शन इसमें आएंगे। ठीक। अब देखिए मैंने इसमें बताया उष्म व्यंजन, इसमें अंतस्था आ रहा है मतलब य, र, ल, व आ रहा है। ठीक। और ऊष्म में कौन कौन से आते हैं? श, स, स। अब जब इधर आप घोष में आ देखिए यर लव के साथ एक भाई और यहाँ से भाग के आ जाता है इनके साथ, हा वाला जो है ना, भाई साहब यहाँ क्या करते हैं, इस तरफ से कूद के इधर आ जाते हैं। तो अब इसके लिए इजी होगा ना, अघोष से स्टार्ट किए 1 2 1 2 3 4 5 अंतस्थ। अब जो अघोष है, जो फर्स्ट और सेकंड बहुत गर्म है, तो वहाँ उष्म। और यहाँ वो भाई साहब लोग ये अंतस्थ, इनका अंत ही हो गया है ना। ठीक। यार अलावा जो है, और साथ में हाँ। ठीक। ये सब क्या आते हैं? वर्ग। अब देखिए मैं क्या बोला, अघोष वाले वर्ग देखिए आप, पहला दूसरा अघोष वाले वर्ग, तीसरा चौथा पांचवा घोष वाले वर्ग। अब मैं अघोष में क्या बताया था, फर्स्ट सेकंड वाले भागते हुए आए तो उष्म गर्म हुए, तो जो श स जो पहले तीन थे फर्स्ट थर्ड, इन्हीं को प्राइज दिया जाता है। बचा ह, तो ये इनसे दोस्ती कर लिया। ठीक। तो वो किस में आ गया? घोष में चले गया। तो कितना आसान है याद करना। और घोष के साथ सारे स्वर के स्वर आ गए, स्वर वाले भाग नहीं पाए, है ना, तो सारे स्वर वाले यहाँ लटक गए। तो सारे स्वर, सभी स्वर ऐसे याद कीजिए। ठीक है, इजीली याद होगा, एकदम आसान तरीका है। अब इसी का एक सेक्शन आता है अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है। अब अल्प प्राण यानी जिनकी उच्चारण करते समय, अब ये श्वास की मात्रा है ना, श्वास की वायु की मात्रा जो है, जब श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद है। ठीक है, श्वास और मात्रा के आधार पर व्यंजन के भी दो भेद है, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक। अभी तक स्वर में तंत्रियों की कंपन से देख रहे थे हम ना, इसमें तंत्रियों कंपन इसमें नहीं होती है, इसमें स्वर में तंत्री कंपन नहीं होती है, इसमें होती है। तंत्रियों में कंपन हो रहा है इसलिए भाई साहब को देरी लग रहा है, इसमें नहीं हो रहा है यानी इसलिए लोग पहले आ रहे हैं। आप ऐसा अपना ट्रिक बनाइए। अल्प प्राण और महाप्राण देखते हैं। ठीक है, जिनके अब मात्रा के आधार पर, वायु की मात्रा के आधार पर देखते हैं। अल्प प्राण यानी जिनके उच्चारण करते समय, ठीक है,
जिन ध्वनियों को उच्चारण करते समय हमें हकार की सुनाई देती है, या फिर बोल सकते हैं वायु की मात्रा कम होती है। उच्चारण करते समय वायु की मात्रा कम होती है, उसको क्या कहते हैं? अल्प प्राण। और वायु की मात्रा ज्यादा है यानी महाप्राण। तो जो अल्प प्राण वाले हैं, इसको लिख लो महाप्राण। महाप्राण सेक्शन, अल्प प्राण, यानी श्वास और वायु की मात्रा की बात करिए तो यहाँ कम है, महा यानी ज्यादा प्राण है, ज्यादा समय लगना। ठीक है, आप याद रख लो ऐसा। अब जो महाप्राण है, तो यहां से आप जो वन टू यहाँ पे किस पे खत्म किए थे? आगोश वाले सेक्शन पे टू, और टू से स्टार्ट करो, और इसका डबल, टू का डबल फोर। ठीक है, वन टू, टू फोर। ठीक, इस तरफ जो बचे वाले लिख लो, क्या बचा? वन थ्री फाइव वाले वर्ग, यानी द्वितीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। प्रथम वर्ग, तृतीय वर्ग और पंचम वर्ग की बात कर रहा हूँ। कौन से वर्ग? हमने व्यंजन में जो वर्ग है ना उसको देखा था। ठीक है, तो आप एकदम सिंपल ट्रिक है। अब इसको आसान करने का आसान इसलिए हो जाता है कि जो ये उष्म व्यंजन थे, तो महाप्राण क्या किया? सारे उष्म व्यंजन को वापस रख लिया अपने पास। सारे उष्म व्यंजन को वापस रख लिया, सारे रख लिया ना, जो भा उधर भग के चले गया था, तो ये वापस आ गया श, स, स और ह। सारे उष्म व्यंजन यहाँ आ गए। अब जो बचे वाले आप अंतस्था को यहाँ लिख दो। ठीक है, ये अंतस्था यहाँ गए, क्योंकि यहाँ आसान इसलिए है कि यहाँ भी अंतस्था देखने को मिलता है, अल्प अल्प प्राण में, घोष में, दोनों में अंतस्था देखने को मिलता है। अघोष में उष्म देखने को मिलता है, यहाँ भी अघोष है। तो आप ऐसे नंबर वाइज मेरे ख्याल से आसान होगा याद करना, क्योंकि अभी भी देखो हमने इतना पढ़ लिया, आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो। ये घोष था, ये अघोष था, इतना आसान है। अगर का च ट रटने जाऊंगा तो दिमाग खराब, बहुत लेट हो जाएगा। अघोष और पहले दूसरे आ गए, बचे क्या बचे? वन टू थ्री फोर फाइव, जो भग के आया इसलिए उष्म व्यंजन। ठीक, यहाँ पे अंतस्था व्यंजन, यार अलावा। ठीक, अब यहाँ का भाई साहब एक जन इधर हा आया, ये बस ह को याद रखिएगा, है ना? ठीक, हाँ भाई साहब इधर आ गए यार अलावा के साथ। अब यहाँ सभी स्वर आते हैं, सब धीरे हैं, गर्म भग भग के उष्ण वाले भग गए। अब अल्प प्राण, महाप्राण, यहाँ अंतस्थ है तो यहाँ भी अंतस्थ है, यहाँ उष्म है तो यहाँ उष्म है, यहाँ पे सारे उष्म है। ठीक, अब जैसे यहाँ टू से खत्म किए थे, अल्प महाप्राण में मतलब ये महाप्राण, दो चार, यहाँ पे आ जाओगे आप तो बचेगा एक, तीन वर्ग वाले, पांच वर्ग वाले। ठीक, तो आप ऐसे याद रखिएगा ट्रिक। अभी कितना आप एक एक शब्द को रटने जाएंगे तो आपका बहुत टाइम लगेगा। ये बहुत सिंपल शॉर्टकट ट्रिक है ना? तो अब अल्प प्राण महाप्राण में क्या बता था? महाप्राण यानी द्वितीय और चौथी वर्ग में महाप्राण आ जाएंगे। एक द्वितीय चौथी वर्ग में महाप्राण वाले आ जाएंगे, है ना? बाकी ऐसे याद है, महाप्राण में उष्म प्राण निकल गया भगते भगते, महाप्राण उष्म वाले भग के आगे सब। ऐसे याद रखिए, बहुत आसान है। हमने अब बेसिक्स के जो व्यंजन थे सब कुछ देख लिया, वर्णों के उच्चारण स्थान को भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, वर्णमाला देख लिया, व्यंजन को देख लिया, अंतस्थ व्यंजन जान लिया हमने, अयोग वहा के बारे में जान लिया। यही थे 52 वर्ण। हमने भाषा और सब कुछ जान लिया, 52 वर्ण को अच्छे से देखा है, क्लियरली डिटेल में। स्वर के बारे में जाना, अंतस्थ के बारे में जाना। ठीक है, अंतस्थ, अयोग वहा के बारे में जाना, जो कि न स्वर है न व्यंजन है। और 33 जो व्यंजन है उसके बारे में हमने पढ़ा। ये कुल 52 वर्ण है, इनको मिलके बनता है 52 वर्ण। ठीक है, देखिएगा ये सबको आप। संयुक्त व्यंजन भी पढ़ लिया था हमने, कौन कौन से थे? छ, त्र, ठीक, ये गया, और च, ठीक है, यज्ञ वाला गया। ठीक, श, श किससे मिलकर बनता है? पहले तो ये इसका जो संयुक्त व्यंजन कैसे मिलके बन रहा था इसमें? तो श का दो व्यंजन से मिलके बन रहा था। तो श है मूल व्यंजन का, और
श से मिलके, श से मिलके बन रहा है ये। रा जो है ताहलन धन रा, ये क्या बन रहा है, ये जो है ज, और यहाँ से मिलके यज्ञ बन रहा है। श बन रहा है, किससे बना का, यहाँ पे श का यूज होगा था ना, शक्कर वाला श, लन और रा। ठीक, अब ये सब देख लिया हमने। तो आज का जो हमारा एक और टॉपिक, हम जो अब तक पूरा रिवाइज करते हैं, मैं इसलिए रिवाइज करता हूँ बार बार कि हम कहीं गलती ना करें, है ना। जितना अच्छा रिवीजन रहेगा उतना अच्छा वो रहेगा। हमने इतनी बार इसको बार बार रिवीजन किया है। हमने जाना था, एक बार एक और चीज जाना था, भूल गया रिवीजन करना, बोली, भाषा, मानक भाषा। इसके बारे में भी मैंने बताया था। बोली जो सीमित क्षेत्र होती है, भंडार, इसका शब्दों का भंडार सीमित होता है। जो भाषा है भौगोलिक और सामाजिक रूप से अपना विस्तार बड़ा करती है। मानक भाषा उच्च स्तर की भाषा होती है, जो शासन कार्य सब जगह यूज होती है भाषा, ठीक है। बोली आप देखोगे, हल्बी गोंडी, ये सब क्या बोलियां हैं। ठीक, भाषा धीरे धीरे व्याकरण, जब भाषा के रूप में कोई भाषा कन्वर्ट होती है तो उसमें व्याकरण धीरे धीरे व्याकरण की सचरण ढलती है। और जो मानक भाषा कंपोज शुद्ध रूप माना जाता है, ठीक है। शिष्ट समाज इसे अपना शुद्ध रूप भाषा शुद्ध मानती है, ठीक है। विभाषा जाना था। विभाषा मतलब प्रमुख क्षेत्र की सामान्य बोलचाल वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, भाषा किया जाता है। जब बोली जब अधिक परिष्कृत हो जाती है, परिष्कृत यानी शुद्ध हो जाती है ना, तो और संपन्न हो जाती है, उसका स्वयं का व्याकरण निकल, जैसे अभी छत्तीसगढ़ी है। अब ये क्या हो गई है, छत्तीसगढ़ी, जो हमारी जो भाषा है छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अब ये बोली से अधिक परिष्कृत हो, यानी शुद्ध हो चुकी है। इसमें इसका खुद का व्याकरण है, सुनने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या माना जाता है, विभाषा माना जाता है, ठीक है। और किसकी भाषा है छत्तीसगढ़ी, हिंदी की विभाषा है, ठीक है। हिंदी भाषा की विभाषा क्या है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ी। और विभाषा से क्या तात्पर्य है, यानी भाषा से क्या तात्पर्य है, छत्तीस, छत्तीसगढ़ी हिंदी की जो विभाषा है, छत्तीसगढ़ी किसकी भाषा, हिंदी भाषा की विभाषा छत्तीसगढ़ी है। यानी विभाषा को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पूरे प्रदेश या प्रदेश के भाग में बोली जाने वाली भाषा को विभाषा बोल सकता हूँ, क्योंकि पूरे प्रदेश में सामान्य बोलचाल, आप कहीं भी छत्तीसगढ़ के ऊपर से लेके नीचे तक, इस तरफ से लेके इस तरफ कहीं भी चले जाओ, छत्तीसगढ़ एक समान भाषा सुनने को मिलता है, ठीक है। साहित्य समान बोलचाल, साहित्य में यूज छत्तीसगढ़ हमको देखने मिलता है, छत्तीसगढ़ में ये भाषा, ठीक है। इसलिए हिंदी की विभाषा छत्तीसगढ़ी क्या है, हिंदी की विभाषा है ना। तो प्रदेश के भाग, प्रदेश में बोली जाने वाली सामान्य बोलचाल, ठीक है, पूरे प्रदेश में, ठीक। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, विभाषा कहा जाता है। मानक भाषा भी उच्च स्तर की भाषा होती है। ये प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान। अब तक हमने ये सब देख लिया। अब देखेंगे हम आज का जो नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि शब्द का साधन, मैंने अभी तक हिंदी भाषा के बारे में बात किया। अब जो नया टॉपिक है वो है शब्द साधन। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शब्द की बात कर रहा हूँ, ठीक। शब्दों की बात कर रहा हूँ, शब्द साधन की बात कर रहा हूँ ना। अब यहाँ साधन मतलब क्या है, किसी कार्य के लिए पर्याप्त चीजें, मतलब वस्तु या कुछ बोल लो। तो यहाँ पे किसी कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए पर्याप्त वस्तु को ही हम क्या कहते हैं, वस्तुओं को साधन कहते हैं ना। वस्तुओं को साधन कहते हैं। इसको अभी थोड़ा सा अलग करते हैं ना, साधन को। तो अब वस्तुओं की जगह हमें क्या चाहिए, शब्द की बात कर रहा हूँ यहाँ पर ना। तो इसी के क्या, शब्द साधन। कोई कार्य कंप्लीट होने के लिए हमें शब्दों की जरूरत है। अब शब्द क्या है, एक या
अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं, है ना। एक या अधिक अक्षरों से मिलकर, इसकी बात कर रहा हूं। अक्षरों, हम देखें कि ध्वनि से हम लोग आए, मौखिक से लिखित तक पहुंचे, लिखित से हम लोग हमने जाना वर्ण, वर्ण भाषा की छोटी इकाई वर्णमाला, हमने ये सब पढ़ा, उसका समूह के बारे में पढ़ा। अब हम लोग अक्षर तक आ चुके हैं ना। अब मैं एक इस अ को क्या बोल रहा हूँ, एक अक्षर बोल रहा हूँ। यहाँ पे ल को क्या बोल रहा हूँ, अक्षर बोल रहा हूँ। जबकि ल क्या है, एक अंतस्था व्यंजन है। य र ल व हम पढ़े थे। तो यहाँ पे ल एक अक्षर के रूप में अब हम पढ़ने को देखने को मिल रहा है। ठीक, जब एक या दो अक्षर से एक या अधिक अक्षरों से कोई शब्द मिलता है ना, स्वतंत्र सार्थक ध्वनि का को शब्द कहते हैं ना। अब ये ध्वनि है, जब दो ध्वनि यानी दो अक्षर मिल रहे हैं तो वो एक शब्द बन रहे हैं। और ऐसे शब्द जो स्वतंत्र और सार्थक हो। सार्थक से क्या अर्थ होता है, सार्थक, सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई, जिस शब्द का कोई अर्थ हो उसको हम कहते हैं सार्थक। और दूसरा क्या है, निरर्थक। निरर्थक, निरर्थक यानी जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, निरर्थक कहेंगे। ठीक है। तो ये अर्थ, अब शब्दों को हम लोग ना धीरे धीरे बांटते हैं। ठीक, शब्दों को हम लोग, अभी जो शब्द है, शब्द को हम जानते हैं एक्चुअल में शब्द का साधन व्याकरण कैसे। तो शब्द को हम लोग पहले इसका भेद करते हैं। क्या करेंगे, भेद के आधार पर इसके प्रयोग क्या, हम लोग प्रयोग यूज मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं तो प्रयोग के आधार पर। अब जब प्रयोग हो रहा है तो एक ही शब्द थोड़ी बोल रहा हूं मैं, बार बार इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसी को क्या कहेंगे, हम रूपांतर कह सकते हैं। रूपांतर, रूपांतर, शब्दों के हम प्रकार यानी टुकड़े देख रहे हैं ना, इसको तोड़ रहा हूं मैं शब्दों को, फिर उसका प्रयोग कैसे हो रहा है ये जानना है, फिर उसमें चेंजेस क्या हो रहा है यानी रूपांतर क्या हो रहा है ना, ये देखना है। अब ये सब तो देखे हम, अच्छा से लिख लेते हैं एक बार हम। पहले मैंने बात किया भेद के बारे में, है ना। फिर मैं बात कर रहा हूँ किसका, इसका प्रयोग कैसे हो रहा है भाई। फिर हमने देख रहे हैं इसमें परिवर्तन कैसा हो रहा है, परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं रूपांतर बोल सकते हैं। क्या बोलूंगा मैं, जो अंतर आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, ये ना। अब उससे पहले मेरे को जानना होगा कि इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से होती है। ये सब पढ़ने से पहले ये तो जानना होगा इसकी व्युत्पत्ति कैसी। आप ऐसे ट्रिक से याद करिए। ठीक, ये शब्दों के बारे में। ठीक है। अब इन सब को समझने को हम लोग निरूपण कर रहे हैं, इसका मतलब है सब कुछ अच्छे क्लियरली इसको समझ रहे हैं ना। अक्षर शब्द एवं वाक्य अंतर संदर्भ। अब जो शब्द है, पहले यहाँ पे एक बार देख लेते हैं शब्द। क्या बात किया मैं, शब्द और अक्षर बात किया, इसका संबंध, है ना। अब ये इसको हम, जैसे शब्द ले लेता हूँ लड़का, ये क्या एक शब्द है, इसका कोई अर्थ है, सार्थक अर्थ है ना, उसी को मैं क्या कह रहा हूँ, शब्द कह रहा हूँ। एक अक्षर में, इसमें से अक्षर है कौन कौन से हैं, ल एक अक्षर है, ह एक अक्षर है, ह एक अक्षर है ना। तो ये सब क्या अक्षर है। ठीक है। और शब्दांश बोलूंगा जब, जब शब्दों के लक्षण स्वतंत्र होते हैं तो प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसी ध्वनियां होती हैं जो है स्वयं स्वयं तो सार्थक नहीं होती, परंतु जब वे शब्दों के साथ जुड़ जाती है ना, वे शब्दांश की बात करते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे एक बार शब्दांश की बात करते हैं। एक चीज देखने को मिलता है, शब्द। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है ना। एक ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, परंतु उनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। ठीक है, तब उसका कोई अर्थ निकल कर आता है, तो उसको क्या कहते हैं, शब्दांश। अब इसी को मैं प्रत्यय बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, प्रत्यय। प्रत्यय की बात करता हूँ, इसी में मैं क्या बोलता हूँ, प्रत्यय की बात करता हूँ। प्रत्यय यानी प्रतिधन
आए। साथ में, प्रति यानी साथ में चलने वाला पर बाद में, है ना। तो मैं ऐसे शब्द, किसी शब्द के पीछे मैं ऐसे शब्द जोड़ रहा हूं जो कोई सार्थक अर्थ निकाल के दे, है ना। उसको क्या कहता हूँ? प्रत्यय कहूंगा। क्या कहूंगा? प्रत्यय या शब्दांश बोलूंगा। ठीक। अब जो प्रत्यय की बात करता हूं, तैर, धन, आंख, तो क्या जो बोल सकते हैं? तैराक बोल सकते हैं, तैरने वाला। ठीक। तो मैं क्या क्यों, इस शब्द का कोई सार्थक अर्थ है क्या? सार्थक अर्थ नहीं है। ठीक है। इस शब्द के पीछे कोई शब्द जोड़ा, तब जा, सॉरी, अब इस शब्द के साथ मैं कोई एक शब्द जोड़ रहा हूं जिसको मैं प्रत्यय बोलता हूं। प्रतिधन है यानी साथ में चलने वाला पर बाद में चलने वाला कोई जब बनता है तो एक अर्थ निकल रहा है, यानी कोई सार्थक अर्थ हमको देखने को मिलता है। यही है प्रत्यय और प्रसर्ग। अब शब्दाम में एक और देखने को मिलता है, उपसर्ग। उपसर्ग की बात करते हैं। ठीक। अब उपसर्ग किसे कहा जाता है? शब्द के पहले जोड़ा जाता है। ठीक है। उपसर्ग को हम क्या कर रहे हैं अब, इसमें जस्ट उल्टा शब्द के पहले जोड़ रहे हैं। यानी शासन है, शासन से एक अर्थ समझ में आता है, सार्थक है ऑलरेडी। इसके सामने जोड़ रहा हूं अनुशासन। तो ये दो शब्द मिलके एक नया अर्थ बना रहे हैं। ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। जैसे अपवाद, अपवाद के आगे मैं जोड़ रहा हूं एक, तो निकला अपवाद, नया अर्थ बना रहे हैं। ठीक। अब देखते हैं अपन, शब्दों के भेद पढ़ेंगे। अब शब्दों के भेद जो है, ठीक। अब मैं क्या, कहां तक पहुंच गया भाई? ध्वनि से चालू किया था, मैं शब्द तक आ चुका हूं। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं शब्द के भेद। जब मैं शब्दों की बात कर रहा हूं, तो जो एक शब्द अक्षरों से, एक या अधिक अक्षरों से मिलकर एक शब्द बन रहा है। ठीक। तो मैं यह कह सकता हूं कि जब एक या एक से अधिक शब्द मिलेंगे तो वो किसका रूप धारण करेंगे? वाक्य का रूप धारण करेंगे, कह सकता हूं। तो जब पहला इसमें क्या आ जाता है? सबसे पहला, वाक्यों के आधार पर, वाक्यों के प्रयोग या आधार के अनुसार, वाक्यों, या फिर वाक्य लिख लो इसको, वाक्य के प्रयोग के अनुसार, ये पहला भेद। अब जब वाक्य के प्रयोग की बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है इसमें रूपांतर होगा। एक ही शब्द, एक ही वाक्य थोड़ी बोलूंगा, रूपांतर के अनुसार। अब ये समझना पड़ेगा भाई इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई। व्युत- व्युत्पत्ति का अनुसार क्या मतलब, उससे हम लोग को क्या समझना है, इसका मूल कहाँ पर है ना। व्युत्पत्ति बोल लो या मूल बोल लो या उद्गम बोल लो। ठीक। उद्गम बोल लो, ये हम जानेंगे। ठीक। अब इस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होगा। अर्थ के आधार पर क्या हो गया? अर्थ के आधार पर हो गया। अब जब अर्थ मैंने जान लिया, का उद्गम देख लो। ठीक है। अब इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है। वाक्य के प्रयोग के अनुसार, अब कोई वाक्य यानी कोई सेंटेंस है, कोई लाइन है ना, की बात कर रहा हूं। तो नया स्लाइड और ऐड कर लेते हैं कि, एक सेकेंड बस, कुछ स्लाइड्स ऐड कर लेता हूँ ताकि हम लोग
ठीक, यहाँ पे हम देखते हैं हम कहाँ पहुंचे थे। इसके भेदों के बारे में पढ़ रहे हैं ना। कहाँ चले गया? अच्छा, ये इसको अपन ऊपर रख लेते हैं, शब्दांश को। ठीक, स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। ठीक, तो वाक्य के प्रयोग के अनुसार मैंने बताया कि शब्द जो है, शब्द को हम भेद, उसके टुकड़े, उसके प्रयोग, रूपांतर, व्युत्पत्ति, अर्थ, उद्गम के अनुसार हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है वाक्य के प्रयोग के अनुसार। क्या बात किया मैं? वाक्य के प्रयोग के अनुसार की बात कर रहा हूं मैं। जब मैं वाक्य के प्रयोग के अनुसार बात कर रहा हूं तो ठीक है, तो इसमें कुल, अब इसका भी मैं टुकड़ा करूंगा तभी तो मैं चीजों को समझूंगा। जब मैं वाक्य के टुकड़े करूंगा यानी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, भेद करने जा रहा हूँ, इसको तोड़ रहा हूँ, है ना, इसका भेद। तो क्या करने जा रहा हूं मैं, इसके भेद करने जा रहा हूँ। अब वाक्यों के भेद कर रहा हूं यानी मैं क्या बता रहा हूं, इसके भी भाग हैं। तो इसमें प्रथम आता है संज्ञा। कुल कितने भेद होते हैं बोला जाएगा तो 8 भेद वाक्य के आधार पर। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। संज्ञा, फिर सर्वनाम, तीसरा विशेषण। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। यही एग्जाम में आप पूरा अपन डेप्थ में जा रहे हैं। एग्जाम में क्या पूछता है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। पांचवा क्या है? सर्वनाम। क्रिया ले लो पांचवा। ठीक है, सर्वनाम तो हो गया। छठवा क्या लेना है? क्या क्या बच गया? संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, आप पहले क्रिया को, ये विशेषण को बाद में लिख लो। क्रिया लिख लो, फिर क्रिया का विशेषण लिख लो, है ना। छठवा क्या हो जाएगा? संबंध सूचक बोल सकते हैं। संबंध सूचक, संबंध सूचक। सातवां क्या है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। आठवां क्या है? विस्मयादि बोधक। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मेरे को पता है कुछ कुछ, बट आपके पास नोट्स भी रहता, मतलब टेक्स्ट बुक तो रहता है ना। तो आप एक बार वहां से रीड कर लीजिएगा। विस्मयादि बोधक। ठीक, ये हो गया 8 भेद। अब संज्ञा क्या कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। 8 भेद हम पढ़ रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, संबंध, संबंध बोध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, 8 भेद। तो सबसे पहला आता है इसमें संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? दिए गए वस्तुओं के नाम को हम क्या कहते हैं? आप किसी भी वस्तु को बोल लो, किसी स्थान को बोल लो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अब किसी वस्तु या स्थान के दिए गए नाम को हम संज्ञा कहते हैं, याद रखिएगा। किसी वस्तु, स्थान को दिए गए, इन दोनों के, जैसे किसी का नाम दिया ना, वस्तु या स्थान के दिए गए नामों को, दिए गए नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं डायरेक्ट वस्तु को संज्ञा नहीं बोल रहा हूँ, इस वस्तु को जो नाम दिए हम उसको संज्ञा की बात कर रहा हूँ, वो है संज्ञा। ठीक, अभी आगे और डिटेल में हम लोग पूरा पढ़ेंगे संज्ञा, सब कुछ चीज। ठीक है, अभी बस हम लोग देखेंगे। सेकंड, सर्वनाम। अब मैं किसी वस्तु के नाम को बार बार ना बुलाकर उस संज्ञा की जगह, उस, जब मैं
क्या बात करता हूँ, संज्ञा के बदले। अब मैं एक वस्तु को नाम दिया, ठीक, सपोज ए नाम दिया हूं, बार बार उस वाक्य में ए का ना प्रयोग करके, उस संज्ञा का ना, संज्ञा के नाम का ना उपयोग करके, मैं उसकी जगह किसका उपयोग करता हूँ, सर्वनाम का। अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो वही है सर्वनाम। अब क्रिया क्या बताता है, वस्तुओं के विषय में जो विधान करने वाला शब्द है ना, वस्तुओं के विषय में विधान करने वाला शब्द को मैं बोलता हूँ क्रिया। ठीक। विशेषण क्या होता है, विशेषण यानी विशेषता बता रहा है, पक्का किसी न किसी का विशेषता बता रहा है। तो ये जब वस्तुओं का विशेषता बता रहा है, ठीक है, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहता हूं मैं, विशेषण कहता हूं। ठीक। अब जो पांचवा हमने क्या पढ़ा, क्रिया विशेषण, यानी ये क्रिया की विशेषता बता रहा होगा, है ना, विधान बताने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द है ना, क्रिया की विशेषता बता रहा है। छठवा क्या है, संबंध सूचक था। ठीक। क्रिया के नामार्थ शब्दों का सूचित करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संबंध सूचक। जो क्रिया का शब्द संबंध बता रहा है ना, क्रिया और शब्दों के बीच में क्या संबंध है, ये कौन बताएगा, शब्द या वाक्यों के बीच बोल सकते हैं। अब शब्द से मिलके वाक्य बनता है, हम वाक्य भी बोल सकते हैं। शब्द और वाक्य के बीच में जो संबंध बताता है उसको क्या कहते हैं हम, समु समुच्चय, संबंध बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो है, क्रिया जो शब्दों और वाक्य के बीच में, सॉरी सॉरी, जो क्रिया है संबंध बताता है, क्रिया के बीच में और शब्दों के बीच में जो संबंध है वो क्या बताएगा, संबंध बोधक। ठीक। अब अगला क्या है, समुच्चय बोधक। जब दो शब्दों या वाक्यों के बीच में संबंध बताता है तो उसको समुच्चय बोधक बोलते हैं। ठीक है, दो शब्द या दो वाक्य बोल लो, जब इन दोनों के बीच में इन दोनों को मिलाने वाले को हम कहते हैं समुच्चय बोधक। थोड़ा सा ये दो कंफ्यूजिंग हो रहा है, एक second। कैसे लिखते हैं इसको, मैं पहले बात कर लेता हूँ समुच्चय बोधक की। किसकी, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यानी दो शब्द या वाक्यों के मिलने से जो बनता है, वाक्यों के मिलने से क्या बनता है, समुच्चय बोधक। सॉरी, थोड़ा सा ये गलत हो रहा है, एक मिनट, इसको अपन अच्छे से लिख लेते हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। थोड़ा सा कंटिन्यू बोल बोल के कंफ्यूजन हो रहा है, समुच्चय बोधक। ठीक है। अब ये दो शब्द बोल लो या वाक्य को जो मिलाते हैं, ठीक है, तो दो शब्द या दो वाक्य को मिलाने वाले को हम क्या कहते हैं, वो मिलाने वाले शब्द, वाले शब्द को क्या, मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, जब दो शब्द या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द को क्या कर रहा हूँ, समुच्चय बोधक कह रहा हूँ। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, मैं खुद थोड़ा सा क्या है कंटिन्यूसली बोल के, संबंध बोधक पढ़ेंगे हम लोग, संबंध बोधक के बारे में। एक संबंध बोधक, ठीक है, संबंध बोधक क्या बताता है, जो क्रिया के शब्दों को सूचित करने वाला, जो क्रिया के जो शब्द हैं उनको सूचित कौन करता है, संबंध बोधक। ठीक। आगे देखते हैं अपन, तो अपन तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, तो घबराने की बात ही नहीं है, मैं पूरा अपन एक ही करके डिटेल पढ़ेंगे।
ठीक है, क्रिया के साथ जो संबंध बताता है उसको हम लोग संबंध बोधक, ये हमने पढ़ा, थोड़ा सा भी जो जाना है नेक्स्ट लेक्चर में। अब इसको एक और देख लेते हैं, जो शब्द साधन का व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के अनुसार, ठीक है, अरे, व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द का, ठीक है ना। व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के तीन भेद होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका है इसका, ये अपन क्लास जब पढ़ रहे थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता चुका है इसके बारे में, है ना। रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते, अर्थात जिन शब्दों का खंड नहीं किया जा सकता, है ना। जो रूढ़ शब्द है उन शब्दों से बनते हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते, है ना, जो और दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते। जैसे नाक, हरा, सागर। अब इसके खंड करके देख सकते हैं, ठीक। सा, धन, कर, कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। ना, धन का कोई अर्थ है? नहीं है। अधन राग, मतलब अब खुद लिख के देखिए, रो धन गा। अब इसी के जगह मैं विद्यालय लिख लूं, क्या लिखा हूं? विद्यालय। अब जब मैं इसका खंड करूंगा, विद्या यानी, सब जान रहे हैं, आलय यानी क्या होता है? घर। तो ये क्या है? घर। विद्या यानी बुद्धि, ज्ञान। तो इसका जब मैं खंड कर रहा हूं, तो ये क्या है? कोई ना कोई अर्थ दे रहे हैं, बट रूढ़ शब्द में खंड करने का कोई फायदा नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं होता खंड करने के बाद, ठीक है। प्रत्येक शब्द में कोई कोई इसका कोई अर्थ ही नहीं छुपा है, बट इन दोनों का जब मैं खंड कर रहा हूँ, तो ये क्या है? कोई अर्थ बता रहे हैं। तो यौगिक शब्द कह सकता हूं इनको। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके खंड करने पर उनका कोई कुछ ना कुछ अर्थ होता है, ठीक है। दो शब्दों के अर्थ जो मिलके बनता है यौगिक। योग रूढ़ क्या अर्थ है? ये ऐसे शब्द होते हैं समान अर्थ को ना प्रकट करते हुए किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल है, पंख, दंजा, पंकज, ठीक है। इसका अर्थ क्या, विशेष अर्थ क्या? पंकज का विशेष अर्थ है कमल होता है। पंकज का विशेष अर्थ है कमल। परंतु साधारण इसका जो साधारण अर्थ क्या होगा? कीचड़ में जन्मा। पंख मतलब क्या है? कीचड़ में जन्मा। उसी तरह दशानन, दश धन आनंद लिख लो, दश धन आनंद लिख सकते हैं, ठीक। दशानन का जो विशेष अर्थ क्या है? रावण जी से है। इससे है रावण, जिसको हर साल आप मारते हो, ठीक है, तो दशानन। अब इसका जो साधारण अर्थ क्या है? 10 मुंह वाला, ठीक। परंतु विशेष अर्थ निकाल रहे हैं, तो ये क्या है? योग रूढ़ शब्द। ये हो गया व्युत्पत्ति के अनुसार। अब आज इतना काफी है, फिर अपन संज्ञा पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। एक अर्थ के आधार पर छूट गया जो हम मैंने पढ़ाया था। हाँ, चले गया। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर पढ़ा था हमने सार्थक, और क्या पढ़ा था? निरर्थक पढ़ा था। इसके भी हमने देख लिया अर्थ, यानी सार्थक का कोई अर्थ है। अब उद्गम में ना, उद्गम में एक चीज देखने को मिलता है कि इसका ओरिजिन कहाँ से है ना। एक और था उद्गम वाला सेक्शन, ओरिजिन कहाँ था, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको थोड़ा सा बताया था आपको। तत्सम शब्द, तत्सम यानी ऐसे शब्द जिनको हमने ज्यों का त्यों यूज किया, यानी संस्कृत से जैसे शब्द लिए थे उसी को हम आज भी वैसे ही अपने शब्दों में मिला लिया। तद्भव में हमने परिवर्तन किया, तद्भव में हमने क्या किया? परिवर्तन किया, शब्दों में परिवर्तन किया। मतलब अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया? मोल्ड कर लिया, आंसर दिए, मोड़ तोड़ के बना लिए जो शब्द, वो तद्भव ने। इसमें क्या मिला? शब्दों के कुछ बदलाव देखने को मिले, वही तद्भव। और तत्सम वैसे थे, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया हुआ मेरे लेक्चर में। आम्र यानी आम होता है, और तद्भव में हम आजकल आम बोलते हैं, संस्कृत में इसको आम्र बोलते थे, तत्सम शब्द ये आम है ना। अब दूध बोलते हैं हम लोग, दूध, बच्चे लोग दूध पीते हैं, दूध। तो ये दूध तो आजकल का मॉडर्न वर्ड हो गया, बट संस्कृत में दुग्ध, शुद्ध दुग्ध।
ठीक है। तो मैं क्या बोलते थे इसको? चंद्र बोलते थे। चंद्र। चांद बोल लो। तो आप भी चंद्र बोला करो, चांद नहीं, तद्भव शब्द नहीं, तत्सम शब्द का उपयोग करो, ठीक है। अब कुछ देशज भी, अब भाई भारत जो है, भारत इतनी लड़ाइयां लड़ा, इतने लोग आए थे बाहर से, ब्रिटेन ब्रिटेन, इंग्लिश इंग्लिश सब टूट पड़े थे, है ना। एक मैप ऐसे उटपटांग है, बट समझिएगा, इतने लोग उटपटांग सब तरफ से टूट पड़े थे, है ना, भारत के ऊपर। तो भाई पहले से तो भारत का खुद का देशज सब था, और कुछ विदेशज शब्द, मतलब विदेशी भाषाओं से कुछ शब्द लिए, और देशज मतलब खुद से कुछ मोल्ड कर लिए, मतलब खुद धीरे धीरे व्याकरण में परिवर्तन, शब्द में परिवर्तन, तो वो देशज कहलाए, विदेशज यानी तो भाषा है। तो पढ़ेंगे अपन कुछ एक लेक्चर में अच्छे से इसको, देशज विशेषज बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू, आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा।